हाँ सरपंच जी, आप तो देख ही रहे हैं कि कितनी भीषण ठंडी पड़ रही है और ऐसे में ज़मींदार साहब ने हम सभी की सारी लकड़ी छीन कर ले गए। अब हमारे पास लकड़ी नहीं है, बिना लकड़ी के हम आग नहीं जला सकते और बिना आग के हमारा गुजारा कैसे होगा? हाँ सरपंच जी, रोहन बिल्कुल सही कह रहा है। हमने देखा कि कुछ लोग इस ठंडी से खुद को बचा नहीं सके और इस संसार से हमेशा के लिए चले गए। हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही हो सकती है अगर कुछ नहीं किया गया तो। हाँ भाइयों, ये समस्या सच में बहुत गंभीर है, लेकिन हमें इसका कोई समाधान निकालना होगा। मैं जानता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी मदद कर सकता है। वह है पड़ोसी गांव का मुखिया हल्दीराम। वह हमारे राज्य का सबसे अक्लमंद इंसान है और मुझे पूरा यकीन है कि वह इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। राजू और बिरजू, तुम दोनों जाओ और हल्दीराम से कहो कि सरपंच जी ने उन्हें तुरंत याद किया है। राजू और बिरजू, जिनके चेहरे पर थोड़ी सी उम्मीद की चमक आई थी, मुखिया के घर की ओर निकल पड़े। उनकी आंखों में अब एक नई उम्मीद थी, मानो हल्दीराम के पास ही उनका भविष्य हो। उन्होंने इस बार अपनी यात्रा को एक मिशन की तरह लिया, क्योंकि अब उनके पास हल्दीराम से मदद मिलने की उम्मीद थी। सरपंच जी, कहिए, आपने हमें क्यों याद किया? मुखिया जी, हमारे गांव के गरीबों पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। हमारे ठाकुर जोरावर साहब तो बहुत दुष्ट हैं। उन्होंने हम सभी गरीबों से लकड़ियां छीन कर ले ली हैं। अब हमारे पास इस भीषण ठंडी से बचने के लिए कुछ नहीं है। लोग बस आग जलाकर खुद को बचाते थे, लेकिन अब वह भी नहीं है। हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई है। हम क्या करें? कैसे इस ठंडी से बचें? कुछ समझ नहीं आता। हल्दीराम गहरी सोच में पड़ गया। उसका चेहरा गंभीर था। फिर कुछ समय बाद उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई और उसने सरपंच से कहा, सरपंच जी, मैं जानता हूं कि ठाकुर जोरावर साहब से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। मैं आपको एक समाधान बताता हूं। आप अपने गांव के गरीब किसानों को हमारे पास काम पर भेज दीजिए। मैं इन्हें काम के बदले रोज आग जलाने के लिए लकड़ी दूंगा और साथ में कुछ पैसे भी दूंगा। हमें मिलकर यह मुश्किलें पार करनी होंगी। मुखिया जी, आप सही कह रहे हैं। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो इस ठंडी से निजात पा सकते हैं। हम सब आपके पास काम करेंगे और इस समस्या का हल निकालेंगे। हाँ, हमें मिलकर काम करना होगा। यही इस संकट का हल है। कल से ही हम सेठ हल्दीराम के खेतों पर काम शुरू करते हैं और फिर इस ठंडी से जल्दी निजात पाएंगे। अगले दिन से ही सेठ हल्दीराम के खेत का काम शुरू कर देते हैं। गांव के लोग भीषण ठंडी में तेज हवाओं और चारों तरफ कोहरे के बीच दिन भर हल्दीराम के खेत में काम करते। बदले में उन्हें लकड़ियां और कुछ पैसे मिलते थे। सुनिए जरा, यह सेठ हल्दीराम से कुछ पैसे ले आओ। घर में राशन खत्म हो गया है। और हाँ, थोड़ा जल्दी आना। वहाँ गांव वाले लोगों से बातें करने मत बैठ जाना जब तक मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खाना बना देती हूँ। ठीक है सरला, मैं अभी सेठ जी के पास जाता हूँ। ठंडी की जोरदार तेज हवाएं गरीबों पर अपना कहर बरसा रही थीं। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। जब रोहन सेठ जी के घर पहुंचा तो उसने देखा वहां पर मुखिया हल्दीराम खड़ा है और वह गांव वालों को पैसे नहीं दे रहा था। रोहन की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखों में घबराहट थी। दिल में एक सवाल उठ रहा था कि क्या हो गया। क्यों हल्दीराम जी पैसे नहीं दे रहे? रोहन ने एक व्यक्ति को रोककर पूछा, ये मुखिया जी लोगों को उनके काम के पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे भाई रोहन, क्या बताऊं, अब ये मुखिया जी हमें पैसे देने से इनकार कर रहे हैं। इनका कहना है कि इन्होंने हमारे काम के बदले में लकड़ी दे दी थी। अब हम लोगों को पैसा नहीं दिया जाएगा। भगवान जाने अब इस गांव में क्या कहर आने वाला है। रोहन परेशान हो जाता है और पैसे लेने के लिए सेठ जी के पास खड़ा हो जाता है। मुखिया उससे कहता है, रोहन, तुम क्या करने आए हो? तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ काम करने वाले सभी किसानों को हमने काम के बदले लकड़ी दे दी थी। यहाँ तुम्हें कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला है। चलो, अब यहाँ से निकलो। लेकिन सेठ जी, आपने हम सब से कहा था कि काम करने के बदले आप हमें लकड़ी भी देंगे और कुछ पैसे भी देंगे। ये तो सरासर अन्याय है। हमने मिलकर आपके पास काम किया है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे कानून मत सिखाओ, यह मेरा आदेश है।
और जो इसे नहीं मानेगा उसे काम से निकाल दिया जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। मैं इस बात को सरपंच जी के पास ले जाऊंगा। तुम्हें इसका जवाब देना होगा। जाओ जाओ, सरपंच जी के पास जाओ। लेकिन तुमने इस बारे में सरपंच जी के सामने मुंह खोला तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मेरी शिकायत करने से पहले एक बार अपने परिवार के बारे में भी सोच लेना। हल्दीराम से पंगा लेना तुम्हारे परिवार पर भारी पड़ सकता है। रोहन की आंखों में दर्द और निराशा का समंदर था, लेकिन वह चुपचाप वहां से चला आता। रोहन बहुत ही दुखी हुआ और वह सोच रहा था कि बिना राशन के उसके परिवार का क्या होगा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपनी पत्नी सरला और अपनी जवान बेटी के चेहरे को याद कर रहा था और उसके दिल को बहुत गहरे दर्द का एहसास हो रहा था। रोहन पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने आप से कहता है, हे भगवान, सेठ जी ने मुझे पैसे नहीं दिए। अब मैं बिना पैसों के राशन कैसे खरीदूंगा? हमारे पास इतना अनाज भी नहीं है कि हमारा गुजारा चल सके। हे भगवान, अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हम लोग ठंडी से तो बच जाएंगे, लेकिन भूख से तड़पते तड़पते मर जाएंगे। उसकी आंखों में आंसुओं के सागर थे और शरीर में कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आ जाता है। वह उसी पेड़ के नीचे लेट जाता है और इधर रोहन की पत्नी सरला और बेटी रोहन का इंतजार कर रही थीं। अम्मी, पिताजी अभी आए नहीं। अब तक तो पिताजी को आ जाना चाहिए था। पता नहीं क्या हुआ। इतनी ठंडी में पिताजी कहाँ और किस हाल में होंगे। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। तुम्हारे पिताजी को अब तक तो आ जाना चाहिए था। पता नहीं क्या हुआ। इतनी ठंडी के बीच तुम्हारे पिताजी कहाँ होंगे और किस हाल में होंगे। अम्मी, आप परेशान मत हो। पिताजी कुछ देर में आ जाएंगे। रोहन की पत्नी और उसकी बेटी उसकी वापसी का इंतजार कर रही थीं। लेकिन उसी समय रोहन ठंडी के कारण पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था। आधी रात होने के बाद जब रोहन घर नहीं आया, तब उसकी पत्नी और बेटी उसे खोजने के लिए पड़ोसी गांव की ओर निकल पड़ती हैं। ठंडी बहुत बढ़ गई थी और तेज हवाओं के कारण सरला और उसकी बेटी कांप रही थीं। दोनों उस पेड़ के पास पहुंचती हैं तो सरला देखती है कि उसका पति रोहन बेहोश पड़ा है। पिताजी, पिताजी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अजी, आप कुछ तो बोलिए। देखो, तुम्हारी बेटी तुम्हें आवाज दे रही है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ था आपके साथ? आप तो सेठ जी के पास गए थे। क्या कहा था सेठ जी ने? बेटी, पड़ोस से हरी काका को बुला कर लाओ। पता नहीं क्या हुआ है तुम्हारे पिताजी को। रोहन की बेटी जैसे तैसे तुरंत ही पड़ोसी काका के पास जाती है। काका, जल्दी चलिए, जल्दी। पता नहीं क्या हुआ पिताजी को। वो कुछ बोल नहीं रहे। काका, आप जल्दी चलिए। अरे बेटी, इतनी रात को क्या हुआ तुम्हारे पिताजी को, और तुम क्यों रो रही हो? काका, पता नहीं क्या हुआ पिताजी को। वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप जल्दी से चलिए। बेटी की बात सुनकर काका तुरंत ही रोहन के घर जाते हैं। वह दौड़ते हुए वहां पहुंचे और देखा कि जमीन पर रोहन निढाल पड़ा हुआ था। जैसे ही काका ने कांपते हाथों से रोहन की कलाई पकड़ी, उनकी आंखों में आंसू भर आए। भारी मन और कांपती आवाज में काका ने सरला की ओर देखा और दर्द से भरे शब्द निकले। सरला बेटी, हिम्मत रखो। रोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही बेटी ने जोर से चीख पड़ी और घुटनों के बल गिरकर रोहन के निर्जीव शरीर को सीने से लगा लिया। पिताजी, आप हमें अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? उठो ना पापा, देखो मैं आ गई। पापा, प्लीज उठो ना। सरला की टूटी हुई आवाज में इतना दर्द था कि सुनने वालों की भी आंखें नम हो गईं। वह कांपती जुबान से बोली, काका, कल ही तो मैंने रोहन को सेठ हल्दीराम के पास पैसे लेने भेजा था। पता नहीं वहाँ क्या हुआ। वो रात भर घर नहीं लौटा। जब मैं और मेरी बेटी उसे ढूंढने निकले तो रोहन एक पेड़ के नीचे बेसुध पड़ा था। हम उसे जैसे तैसे घर लाए, पर शायद सेठ जी की बातों ने उसे तोड़ दिया, इतना कि उसका दिल ही जवाब दे गया। अगले दिन जब काका ने गांव वालों के साथ मिलकर रोहन का अंतिम संस्कार किया,